हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस नाउ। दोस्तों, यूपीपीसीएस आरओ की आप लोग तैयारी जोरों शोर से कर रहे हैं। एग्ज़ाम की डेट जो अभी तक बात चल रही थी वो जुलाई, जो लास्ट नोटिफिकेशन था एग्ज़ाम टलने के बाद, एग्ज़ाम पेपर लीक होने के बाद जो लास्ट नोटिफिकेशन आया है उसमें जुलाई की बात कही गई थी। लेकिन इस बीच कुछ न्यूज़ आ रहे हैं, कुछ संभावनाएं आ रही हैं जिसमें कि एक नए डेट की बात की जा रही है और जुलाई में पेपर नहीं होने की बात की जा रही है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग ज़रा बात करेंगे आगे की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, अगर डेट आगे जा रहा है तो क्या क्या हम लोग कर सकते हैं और हम लोग का किस तरह प्लान करना चाहिए आगे पीसीएस के लिए। ठीक है, पीसीएस ARO दोनों के लिए। तो चलिए हम लोग ज़रा एक बार देख लेते हैं कि पहले डेट की स्थिति क्या है, डेट की स्थिति क्या बनी हुई है। तो जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो जो संभावना है, डेट बताई जा रही है वो यूपीपीसीएस के लिए आपका अक्टूबर 2024 में और आरओ के लिए नवंबर। आप लोगों ने भी हर जगह सुन रखा होगा, इससे मुझे जहाँ तक संभावना है आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा कि ये डेट चेंज होके ये जा रही है। तो बिल्कुल लगभग माना जा रहा है कि हाँ ये यही हो रहा है। आगे तो डेट बढ़ रहा है, जुलाई में बहुत कम संभावना है कि पेपर होने वाला है, डेट आगे की तरफ जा रहा है। तो इसमें सबसे पहली बात आती है कैलेंडर की स्थिति क्या है, कैलेंडर कब आएगा। तो कैलेंडर की स्थिति ये जान लीजिए कि 4 जून को आपका लोकसभा का इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। उसके नेक्स्ट वीक, मतलब इसी के लोकसभा 4 तारीख के बाद, यानी कि मान लीजिए 11 या 12 तारीख तक, मैक्सिमम ये कहा जा रहा है कि 11-12 तक आपका कैलेंडर आ जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, यानी लोकसभा निर्वाचन के बाद जस्ट ही कोशिश की जाएगी कि कैलेंडर आ जाए। ऐसी बातें हो रही हैं, मेरी ओर से कोशिश नहीं की जा रही है, ऐसी बातें हो रही हैं कि ये रिजल्ट, अरे कैलेंडर आपका 11-12 तारीख तक आ जाएगा। तो देखिए आपके पास अब क्या टाइमलाइन है। अगर हम लोग देख के चलते हैं कि अक्टूबर में आपका पीसीएस होने वाला है, नवंबर में आपका आरओ होने वाला है, अभी मिड में चल रहा है, आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में एग्ज़ाम है। यानी कि आपके पास 1, 2, 3, 4 और ये करीब हाफ, यानी करीब 4.5 महीने। लेकिन आप इसको मान के चलिए 4 महीने का आपके पास टाइम बचा हुआ है प्री के लिए, यूपीपीसीएस प्री के लिए। तो क्या स्ट्रेटजी इसमें रहनी चाहिए, क्या हम लोग करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा हम लोग ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का अब तक का कट ऑफ क्या क्या गया हुआ है। 18 से लेके आपका 2023 तक क्या कट ऑफ की स्थिति रही है, कितने क्वेश्चन पे क्वालिफाई हो रहे हैं। ठीक है, और इस 4 मंथ का हम लोग बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सीट भी बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, बढ़ गई है। तो 700-800 के प्लस के आसपास सीट चली गई है। तो ऐसी स्थिति में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, टाइम है, अच्छा खासा टाइम मिला हुआ है सबको। इससे पहले भी एग्ज़ाम जब हो रहा था उससे काफ़ी आगे बढ़, जो जुलाई हो रहा था, जुलाई से बढ़ के आपका अक्टूबर जा रहा है। तो एक्स्ट्रा टाइम जो मिल रहा है 4-5 महीने का, उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में सही से जा सकते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो प्रीलिम्स की इसमें सबसे पहले बात करेंगे। तो कट ऑफ देखिए सबसे पहले 2018 का, 2018 में हम लोगों का गया था 126 नंबर, यानी कि क्वेश्चन में अगर देखें तो 95 क्वेश्चन। ठीक है, 2019 में क्या गया था आपका 117, क्वेश्चन में देखेंगे तो 88 क्वेश्चन। 2020 में आपका गया था 110, ये सारा ऑफिशियल डाटा है, और 83 क्वेश्चन लगभग। फिर 2021 में आपका 115 नंबर गया था, और क्वेश्चन में देखेंगे तो 87 क्वेश्चन लगभग। फिर वहीं 2022 की बात करेंगे तो 111 नंबर, और क्वेश्चन में अगर इसको देखेंगे तो लगभग 84 क्वेश्चन मान सकते हैं इसको।
ठीक है। और 2023 में जो लेटेस्ट गया है, जो बहुत ही मतलब जंप एक माना जाएगा कि फिर से 2020 वाली स्थिति, 2018 वाली स्थिति आ चुकी है, तो 125 नंबर गया था, यानी कि 94 क्वेश्चन आपके। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपका जो कट ऑफ कल रेंज है वो 85 से लेके औसतन देखेंगे तो 95 के बीच में घूम रहा है। तो हमारे लिए सबसे सेफेस्ट वे होगा प्री के लिए कि हम लोग टारगेट करें कि कम से कम 100 क्वेश्चन हमारे सही हों माइनस मार्किंग के बाद। ध्यान रखिएगा, माइनस मार्किंग के बाद। अच्छा, ये देखिए, ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो डाटा मैंने बताया 2018 से, ये माइनस मार्किंग जब इंट्रोड्यूस हुआ था, के बाद का है। 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था, इंट्रोडक्शन हुआ था माइनस मार्किंग का, उसके बाद का ये डाटा है। तो 2018 से 2023 सारा माइनस मार्किंग वाला है। तो माइनस मार्किंग के बाद आपका कम से कम 100 क्वेश्चन सही हो। अब 100 क्वेश्चन सही कैसे होंगे ये भी देखने वाली बात है। सबसे बड़ी बात है इसमें कि एक्यूरेसी आपकी हाई होनी चाहिए, कम से कम 70 से 75% तो होनी ही चाहिए। इससे नीचे रहेगा तो बहुत समस्या आने वाली है। और एक्यूरेसी कैसे आपकी आएगी ज़्यादा? वो आएगी रिवीजन से। रिवीजन जितना करेंगे और प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका रिवीजन होगा और एक्यूरेसी गेन करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, फुल प्रूफ है, ये सब कोई हमको लगता है कि समझता होगा और इसको यूज भी करता होगा। देखिए, इसमें क्वेश्चन जो आपके 70-75% एक्यूरेसी की बात हो रही है, ये कोई नया नहीं है। इससे पहले भी जब माइनस मार्किंग नहीं था, ये नहीं जब था, तो भी जो आपका कट ऑफ जाता था 100, 105 इस तरह चला जाता था। आप इससे पहले का देखिएगा, कट ऑफ बहुत हाई जाता था। तो अभी भी देखेंगे 105 क्वेश्चन, करीब 70-75% जो भी जा रहे हैं, मतलब 70% के आसपास, तो अभी भी इतनी ही क्वेश्चन आपको सही करने की ज़रूरत है। वही चीज़ को डाइल्यूट हो गया है और 90 के आसपास ही घूम रहा है। कट ऑफ 90 के आसपास ही रहता है, यानी 90 प्लस में रहते हैं, ज़्यादा सेफ जोन में रहते हैं। हालांकि पिछली बार ज़्यादा गया हुआ है कट ऑफ, लेकिन मतलब कि नॉर्मली ये 90 के आसपास ही ऊपर नीचे होता रहता है। कहने का ये मतलब है कि कैसे आप इसको गेन करेंगे। सबसे पहले टारगेट आपका 100 क्वेश्चन है, सही करने हैं मुझे माइनस मार्किंग के बाद सही कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें? सबसे पहले रिवीजन है, प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस का ही एक मान लीजिए रूप है टेस्ट सीरीज। और आपके शॉर्ट नोट्स अगर हैं तो ये भी रिवीजन का ही पार्ट है। मैं तीसरा लिख रहा हूँ, लेकिन आपके शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं तो वो भी इसी इसमें इंक्लूडेड है। ये सारा चीज़ें आपस में इंटरलिंक है, तीनों चीज़ अलग नहीं है, एक ही चीज़ है, बस रिवीजन और प्रैक्टिस की बात है। रिवीजन का ही एक पार्ट है, उसको प्रैक्टिस समझ लीजिए, रिवीजन समझ लीजिए, शॉर्ट नोट समझ लीजिए, चाहे जो समझ लीजिए, लेकिन आपको रिवाइज करते रहना है हमेशा। सबसे देखिए, अब सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो सबसे इजी आपके लिए क्या होगा? हमें सबसे पहले जो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन कभी नहीं गलत करने हैं, कभी नहीं। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इजी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, सबसे पहला इसमें रूल है। ठीक है, जो आप हार्ड, मीडियम और इजी का बनाएंगे किसी भी एग्ज़ाम का, तो उसमें करीब इजी वाला जो होता है 65% के आसपास होता है, इससे कम नहीं होता है। ठीक है, मीडियम वाला आपका इसमें करीब होता है 20 से 25% का, 25% के आसपास। और 10%, 5 से 10% ही आपका हार्ड होता है। मैं इसको एक्स्ट्रा ही बना के बता रहा, हार्ड में 5 से 10% ही होते हैं,
ज़्यादातर मीडियम क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन ही होते हैं। तो आपके जो सबसे पहले तो इन 65% क्वेश्चनों को आपको जो इजी वाले हैं, इजी गलत नहीं होगा तो आपका 150 क्वेश्चन हैं, 150 क्वेश्चन हैं आपके। इसमें अगर मोटा मोटी मैं अप डाउन कुछ करके देखूं तो इजी वाले आपके क्वेश्चन रहते हैं करीब 70 से 80 के क्वेश्चन, जो थोड़ा बहुत ध्यान देंगे इसमें करंट अफेयर्स का भी चीज़ें आ जाती हैं, इंक्लूडेड रहता है, मतलब बहुत थोड़ा बहुत फोकस करेंगे 70 80 90 तक भी क्वेश्चन होते हैं उसमें जो इजीली हो जाए। मीडियम जो होते हैं वो करीब होते हैं आपके 30 से 40 क्वेश्चन के आसपास, और शेष जो है लेफ्ट जो बच रहा है वो हार्ड में और सब लेफ्ट क्वेश्चन होते हैं, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास, 15 क्वेश्चन के आसपास ऐसे होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अपने जो आपका जीएस का सब्जेक्ट है उस पर फोकस करना होगा आपको, कि जो आपके करंट अफेयर्स के ईजिली को होने वाले क्वेश्चन हैं, पॉलिटी के बहुत ईजिली आपके 20-22 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी का तो 20 में से 20 किया जा सकता है, ईजिली किया जा सकता है, बहुत इसमें टफ आता ही नहीं। करंट अफेयर्स के करीब 35 क्वेश्चन आते हैं, अगर करंट प्लस उसमें मान लीजिए जीएस से रिलेटेड, मतलब कि करंट से जोड़ के जैसे जीएस बनते हैं उसको मान लेंगे तो 45 क्वेश्चन के आसपास हो जाते हैं। तो इसमें मान लो कितना भी कम करेंगे तो आप 40 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं अगर करंट को साथ में लेके चल रहे हैं। ज्योग्राफी आपका हुआ, ज्योग्राफी के साथ एनवायरनमेंट को भी रखिए, दोनों एक ही चीज़ है, ज़्यादा बहुत अंतर नहीं है। लोगों को अलग क्यों फील होता है मुझे समझ नहीं आता है, दोनों एक ही चीज़ है, आपस में बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 30 से 35 क्वेश्चन होता है। और ज्योग्राफी विश्वास है मैंने बहुत ईजी, थोड़ा सा फोकस करेंगे, एनसीईआरटी बेस्ट तरीके से आप लोग पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए तो कुछ और पढ़ना ही नहीं, एनसीईआरटी अब अच्छे से पढ़ लेंगे, आपका ज्योग्राफी मैक्सिमम 95% से प्लस क्वेश्चन, 99% मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन, बहुत उटपटांग क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जनरली सारे क्वेश्चन हो, या फिर मेमोरी में कुछ होता है, कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, एक दो क्वेश्चन गलत होंगे ना। आपके एनवायरनमेंट के और जियोग्राफी के आपके क्वेश्चन 35 अगर क्वेश्चन दोनों जोड़ के आते हैं तो 33-34 क्वेश्चन के आसपास आपके इजीली हो सकते हैं। कितना भी अगर बहुत आपको डाउट हो रहा है 30 क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये मैं विश्वास से बता रहा हूँ। बस आपको कुछ चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज अच्छे से करना होगा। हिस्ट्री को मैं मान लेता हूँ थोड़ा सा टफ, किसी को लगता है किसी को इजी लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कम से कम 50-60% क्वेश्चन, अगर 25 क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है तो उसका कम से कम आप 12 क्वेश्चन तो कर ही लोगे, 10 क्वेश्चन कर ही लोगे, इससे कम तो करोगे नहीं। ठीक है, इतना भी नहीं आता कि एकदम भयंकर भयंकर सारा क्वेश्चन पूछ दे। साइंस वाले सेक्शन में, साइंस में आपका बायो का चैप्टर हो गया, बायो से आपके रिपीट होते हैं। साइंस के तो मुझे लगता है कि 80% के आसपास क्वेश्चन रिपीट है, बहुत नए क्वेश्चन तो बहुत ही कम होते हैं, होते तो वैसे पुराने ही ज़्यादा, करंट अफेयर से जोड़ के कोई अगर नया बनता है तो वही बनता है, नहीं तो सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही कहीं न कहीं से होते हैं। तो बायो, खासकर बायो के बाद इस पर इसका क्रम भी फिक्स है कि इससे ही ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे बायो से, उसके बाद फिजिक्स से क्वेश्चन थोड़े से आएंगे, फिर केमिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन आएंगे, लगभग क्रम यही बना रहता है। किसी किसी साल ऊपर नीचे थोड़ा सा केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपस में होता रहता है कि किसी में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, किसी में 2 आ गए। ठीक है, इकोनॉमिक्स आपका है, इकोनॉमिक्स पूरी तरह से करंट अफेयर से अब बेस्ड आता है क्वेश्चन, ट्रेडिशनल क्वेश्चन बहुत कम हो गए हैं, सारे इसी से आते हैं, करंट अफेयर से आते हैं, और 2-4 मिसलेनियस से क्वेश्चन। तो कहने का मतलब है कि आप कम से कम जो पॉलिटी के क्वेश्चन हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं, ये सारे बहुत इसमें से इजी, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसके बहुत इजी सारे क्वेश्चन आते हैं। उसको कब से, मैं हिस्ट्री को इसमें नहीं जोड़ रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री मान लीजिए यूपीपीएससी का आपका वो है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन खोजता है, वो खुद ही जानता है कि जो खोजने नहीं आता कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। आप इसी सब टॉपिक्स में भी देखेंगे तो आपका 90 के आसपास क्वेश्चन, 90 प्लस ही क्वेश्चन आपके इसमें ईजिली मिल जाएंगे। 90 मैं कुछ कम ही बता रहा हूँ, आप ध्यान से इसको जोड़ के देखिएगा, ऊपर मैंने बताया
तो 90 प्लस ही क्वेश्चन आपके होने इसमें। ये सारी चीज़ों को आप अगर फोकस कर लेते हैं तो बहुत ही ईजिली आपका प्री क्लियर हो जाएगा। अब सवाल ये है कि अभी इस समय क्या किया जाए, जब हमारे पास 4 से 5 महीने का समय है तो क्या किया जाए, किस दिशा में चला जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो देखिए, अगर आपने बुक्स पढ़ रहे होंगे, ये पढ़े होंगे, मैं इतना विश्वास मानता हूँ कि आप लोग पढ़े होंगे बुक्स, तो सबसे पहले रिवीजन पे फोकस करिए। इतना टाइम मिला हुआ है, रिवीजन आपके इजी है। रिवीजन के साथ आप PYQ, अच्छा ये भी एक प्रश्न है कि PYQ, अब जैसे RO में रिपीटेड नहीं हुआ है क्वेश्चन, तो क्या PYQ की संभावना मतलब कि महत्ता रह गई है या फिर कम हो गया है। तो ये मैं पिछले वीडियो एक PYQ एनालिसिस, अरे सॉरी, RO पेपर एनालिसिस मैंने दिया था, उसमें भी मैंने बताया था कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की महत्ता कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। ये हमेशा रिलेवेंट बना रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि PYQ पढ़ना है कि नहीं, पढ़ना ही है। जैसे NCERT पढ़ने, बुक्स पढ़ने, वैसे PYQ पढ़ना ही पढ़ना है, उसको छोड़ के नहीं आगे चलना है। PYQ आपको डायरेक्शन देता है, दिशा दिखाता है कि किस तरफ चलना है। अब जरूरी थोड़े कि उसी से पूरा डिट्टो टिप पूरा टिप देगा कि ये लो क्वेश्चन आ गया, जो कि होता था पहले। अभी मान लीजिए इस पेपर में नहीं हुआ, जरूरी नहीं कि आगे ना हो, लेकिन बात ये है कि PYQ इसलिए नहीं लगा देंगे सारा मुझे याद कर लेना है और सारा वहाँ क्वेश्चन अगर रिपीट हो गया तो आंसर कर देना है। PYQ इसलिए लगाना है कि उससे जुड़े हुए और सारे चीज़ों, आप जो पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन में कैसे ढलता है ये देखना है, और ये बताएगा आपको PYQ। आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, आपने PYQ नहीं देखा है, आप क्वेश्चन मान लीजिए स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपने क्वेश्चन देखा, आपको समझ, जब उस चैप्टर से समझ, मान लीजिए कि यूरोपियों का आगमन पढ़ा आपने चैप्टर, अब यूरोपियों का आगमन आपने पढ़ा, उसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट, कहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, ये आपको PYQ देखेंगे तभी समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ों में पढ़ रहा हूँ जो चीज़, उसमें क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मैं बहुत सारी फालतू चीज़ों को भी ध्यान रखूंगा, सबको ध्यान रखूंगा, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन PYQ बताएगा कि देखो भाई इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए आता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे आपका पहला फैक्ट्री बना हुआ है, किसका, फ्रांस का कहाँ बना, पुर्तगालियों का कहाँ बना, अंग्रेजों का कहाँ बना। तो इससे समझ में आता है कि अच्छा ये फैक्ट्री वाले से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, फैक्ट्री को ध्यान रखना है क्वेश्चन आपको बुक पढ़ते समय। फिर युद्ध हुआ, संधियां कौन सी हुई जिससे युद्ध समाप्त हुआ, या फिर कोई हारा तो क्या दिया, मतलब जो संधियां बनी उससे संधियों से क्या लाभ हो गया किसी को, ठीक है। प्लासी का युद्ध हुआ, उससे क्या अंग्रेजों को लाभ हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, वो क्या बैकग्राउंड था, क्या लाभ हो गया, वो कितना रिलेवेंट था। ये मेंस एग्जाम के लिए भी उतना है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ मेंस के लिए भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो PYQ में आपका देखिए, PYQ माना कि प्री का बस PYQ नहीं, मेंस का भी। अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो ऐसा ना समझिए कि मेंस को मैं छोड़ रहा हूँ, मेंस का भी PYQ आपको पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से पोस्ट क्वेश्चन उठाए गए हैं तो किस टाइप से उठाए गए हैं, ठीक है। अगर बक्सर के युद्ध का इम्पोर्टेंस क्या रहा है अंग्रेजों के समय में, अगर देखते हैं पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम से तो क्या रहा है, इसको चीज़ों को भी देखना जरूरी है, ठीक है। प्लासी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों बक्सर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। आपको एग्जैक्ट वो क्वेश्चन नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में, लेकिन उससे आस पास से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके बनेंगे। और आपको जब डिटेल पढ़ेंगे एग्ज़ाम, जैसे PYQ प्री का क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो उससे बहुत सारे फैक्ट आपको आसपास के भी मिल जाएंगे जो एग्ज़ाम में काम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन किए हैं तो अच्छा है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं तो उसको सॉल्व करिए, बढ़िया है, 2-3 बार सॉल्व करिए। अगर टेस्ट सीरीज नहीं भी ज्वाइन किए हैं तो आती है ये क्या नाम है, घटना चक्र की एक पूर्वावलोकन भी आती है, एक आई है नई, मैंने देखा हुआ है बुक स्टॉल पे, जिसमें UP PSC
सॉरी यूपीपीएससी के सारे एग्ज़ाम का, सिर्फ यूपीपीएससी ओनली है ये, एक आया हुआ है मोटी सी है, उसमें यूपीपीएससी के सारे एग्ज़ाम का क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, पीसीएस हुआ है हो, बीईओ हुआ हो, या पहले यूडीएलडी होता था, आरओ हुआ था, जो भी एग्ज़ाम हुए सारे पीसीएस से रिलेटेड यूपीपीएससी ने जो कराए हैं सारे क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। तो वो ज़रूर वो कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। और मैं इसमें प्लान भी कर रहा हूँ एक कि मैं उसको जो यूपीपीएससी ओनली वाला है, जो पूर्वावलोकन है, उसको मैं सॉल्व कराऊँ पूरा A to Z, मतलब जितने उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं शुरू से लेके लास्ट तक का, उसको मैं सॉल्व कराऊं। और इसके लिए मैं एक अनाउंसमेंट भी करूंगा, पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सब कुछ फ्री रहेगा। और इसमें आप लोग साथ में जुड़े रहिएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब इसमें कर लीजिएगा। हम लोग इसको मैं प्लान करूँगा कल या परसों तक मैं आप लोगों को वीडियो उसमें डिटेल दे दूँगा, टेलीग्राम में भी दे दूँगा कब से मैं शुरू कर रहा हूँ। और उसको मैंने बुक को देखा, मुझे बड़ा सही लगा वो बुक, क्योंकि यूपीपीएससी का पूरा दिया हुआ है, तो मैं उसको सॉल्व कराऊंगा और उसमें डिटेल भी समझाता चलूँगा, ठीक है, कि किस तरह कहाँ कहाँ से इम्पॉर्टेंट है। बचे हुए जैसे हम लोग बात शुरू किए थे कि 4 या 5 महीने बचे हुए हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे। तो प्री के लिए तो हम लोग जो कर रहे हैं, साथ में मेंस के लिए भी कुछ करना ज़रूरी है। मेंस को भी कुछ कम से कम 2 महीने मतलब जून जुलाई तक आप मेंस को फोकस कर सकते हैं। मेंस के भी पेपर क्वेश्चन आपको जो PYQ डेली आंसर राइटिंग, आपने अगर पूरा बुक पढ़ चुके हैं या कुछ टॉपिक पढ़ लिया तो उससे रिलेटेड PYQ आप उठाइए, अपना किसी भी पब्लिकेशन को उठा लीजिए, PYQ सारे यूपीपीएससी मेंस के पेपर मिल जाएंगे उसमें, और उसको सॉल्व करिए, अपने से आंसर राइटिंग करिए। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख के भेज सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे कमेंट में वाले सेक्शन में भेज सकते हैं। मैं ज़रूर उसमें देख के आप लोगों को आंसर में बता दूंगा क्या कमी है, क्या ऐड कर सकते हैं। इसके लिए भी आगे भविष्य में ज़रूर मैं चालू करूंगा कुछ आंसर राइटिंग आप लोगों को कराने के लिए। और इसमें ये आप लोग कर सकते हैं जैसे कि 5th और 6th पेपर है यूपी स्पेशल वाला जो सेक्शन है, यूपी स्पेशल वाला जो पेपर है 5th और 6th नया जो ऐड ऑन हुआ है, उसको हो सके तो आप लोग इस 2 महीने में कवर कर लीजिए, आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे प्री एग्ज़ाम ख़त्म होता है, आपको बस जीएस पे फोकस करना होगा, ठीक है, ये कर सकते हैं। इसके अलावा 4th पेपर को, एथिक्स को भी जोड़ सकते हैं, या एथिक्स नहीं करना चाह रहा हूँ, अभी जीएस बस रिलेटेड रहना चाहते हूँ तो यूपी स्पेशल कर लीजिए, साथ में एक आध पेपर को और भी साथ में देखते रहिए। खासकर PYQ अगर आप देख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें सॉल्व होती चलेंगी। आप आंसर राइटिंग कम से कम डेली का एक मान लीजिए कि डेली मुझे कम से कम 1 क्वेश्चन, अगर हो सके तो 2 क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन अगर करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आंसर हमको राइटिंग करनी ही है। और कोई भाई जो हैं ज़्यादा कर पा रहे हो तो और अच्छी ही बात है, कि जो उनको लगता हो कि मेरा प्री अच्छे खासे तैयार हो गए, मैं लास्ट के 1 महीने देखूंगा, 1.5 महीने में देख लूँगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करें। आंसर राइटिंग करेंगे जितना, उतना एग्ज़ाम हॉल में आप इजी फील करेंगे, क्योंकि पेन नहीं चलता। अगर आप आंसर राइटिंग करके नहीं जाएंगे, मैं बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, पेन नहीं चलता है ठीक से। इसलिए आंसर राइटिंग मुझे पहली बार में ही समझ में आ गया। आंसर राइटिंग उसी साल से मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। तो आपको आंसर राइटिंग करते रहना है, ठीक है। तो यही आज के लिए डिस्कशन का पार्ट रहेगा। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया, कुछ आपको मदद हुई होगी। कोई भी सुझाव हो, कुछ भी बात करनी हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको अपलोड करा दें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे कि हम लोगों को कुछ मोटिवेशन मिलता रहे आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ, टेक केयर।